नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर 2021 का जो 10 मार्च 2022 को असेसमेंट फॉर लर्निंग अर्थात अधिगम के लिए आकलन री एग्जाम हुआ, उसका आंसर की देखेंगे। 100 प्रश्न दिया गया था, 50 प्रश्न हल करना था, एक प्रश्न 1.6 अंक। कैसे? 80 में आप 50 से भाग देंगे तो 1.6 आएगा। पास होने के लिए 40% अंक अर्थात 32 अंक या 40% प्रश्न अर्थात 20 प्रश्न सही होना चाहिए। कुल मिला के पास होने के लिए 32 अंक या 20 प्रश्न सही होना चाहिए। मेरे क्वेश्चन बुकलेट सीरीज बी है, तो जिनके क्वेश्चन बुकलेट सीरीज बी नहीं है तो आप लोग मिला लीजिएगा, प्रश्न आगे पीछे होगा। साथियों, मैंने ठाकुर पब्लिकेशन बुक मॉडल पेपर गूगल को आधार बनाया है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके आंसर आप क्लियर बता नहीं सकते कि क्या होगा, यूनिवर्सिटी पर निर्भर करेगा, तो आप लोग परेशान मत होना। ऐसे एक दो प्रश्न हैं, यदि किसी प्रश्न पर आपको संदेह है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, फिर से चेक करेंगे। तो ऐसे भी आप लोग देखेंगे तो 70 प्लस, ध्यान रखना 70 प्लस प्रश्न अपने वीडियो से सीधे सीधे आए हुए हैं, तो पास होने की तो कोई दिक्कत ही नहीं है आप लोगों की। मैं तो आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि जो लोग लगातार मेरे साथ टेस्ट दे रहे थे तथा मेरी पूरी वीडियो अच्छे से देखे हैं, वो लोग 100%, ध्यान रखना मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, 100% अंक अर्थात 80 अंक प्राप्त कर सकते हैं। यदि इससे कम अंक प्राप्त होता है तो इसका मतलब आप सही से तैयारी नहीं किए थे। मैंने एक दिन पहले बताया था कि कैसे 100% अंक प्राप्त करें। जो लोग नहीं देखे हैं उसे जाकर जरूर देखें, क्योंकि भविष्य में यदि आप कोई भी एग्जाम कंपटीशन का देने जा रहे हैं, चाहे यूपी टेट, सी टेट, पीसीएस या कोई भी एग्जाम, तो वह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। वैसे भी 80% अर्थात 40 प्रश्न या 64 अंक, इससे कम किसी के नहीं आने चाहिए जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे थे लगातार, क्योंकि पेपर बहुत ही ज़्यादा सरल था। तथा बीएड 2020, 2020-21 री एग्जाम, 2021 वार्षिकी बहुत ही ज़्यादा प्रश्न रिपीट किया है। मैं हमेशा बोलता था कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न जरूर देख कर जाइएगा। जो लोग मेरी बात को फॉलो किए होंगे उनके बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके जो री एग्जाम दिए हैं, अपने प्रश्नों को अच्छे से मिला सकें। आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न हिंदी और इंग्लिश में दोनों हैं, ध्यान रखना हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, जो आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। मेरी 20 सीरीज है, ध्यान रखना, मैं पहले ही बोल दिया मेरी 20 सीरीज है, तो आपके प्रश्न हो सकता है जिनकी 20 सीरीज नहीं आगे पीछे होंगे, थोड़ा सा मिला लीजिए, क्रम से चलता रहेगा। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। टी स्कोर का सूत्र है, हम लोग ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, डायरेक्ट आंसर देखेंगे। तो टी स्कोर का सूत्र है, इसका सही जवाब पहले का हो जाएगा सी, 50 + 10 जेड। टी स्कोर का सूत्र है सी, 50 + 10 + 10 जेड। अगला प्रश्न है, कौन प्रमापीकृत प्राप्तांक नहीं है? दूसरा, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, मध्यमान। अगला प्रश्न है तीसरा, जेड प्राप्तांक का मानक विचलन सदैव होता है। इसका सही जवाब है तीसरे का बी, 1। आप कंफ्यूज नहीं होना, मैं बार बार एक शब्द कह रहा हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होना। इस सारे टेस्ट में करवाया था, एक बार नहीं अनगिनत बार। तो जेड प्राप्तांक का मानक विचलन सदैव होता है 1, 3 का बी। अगला प्रश्न है चौथा, स्टेन स्कोर मानकीकृत मापनी है। इसका सही जवाब 4 का हो जाएगा बी। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, मैं बार बार एक शब्द कह रहा हूँ। जो लोग स्टैंड 9 पढ़े होंगे वो 9 लगा दिए होंगे, तो गलत हो गया। यहाँ स्टैंड स्कोर बोल रहा है, इसका सही जवाब बी, 10 बिंदुओं वाली। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग नाराज मत होना। ये आप जाके 329 पेज पर बुक में, ठाकुर पब्लिकेशन बुक में मेरी जो है उसमें 329 है। मैं आपको बता दूं क्लियर, जो लास्ट चैप्टर था सांख्यिकी, उसमें था मानक स्कोर, जेट स्कोर, टी स्कोर, स्टेनाइन स्कोर, तो वहाँ से आप जाकर आसानी से देख लीजिए। मैं आपको बोला भी था कम से कम 2-3 चैप्टर तैयार करके जाइए, पहला, दूसरा और पाँचवा। और प्रश्न देखिए भर भर के यहाँ से आया है। तो इसका सही जवाब होगा स्टेन स्कोर। स्टेन का मतलब ही होता है कि 10, स्टेन का मतलब होता है स्टैंडर्ड 10, 10 का मतलब 10।
तो स्टेन 9 होता तो 9 बिंदु वाला होता, लेकिन स्टेन स्कोर मानकीकृत है तो यहाँ पर बी हो जाएगा, 10 बिंदुओं वाला। मैं बार बार कह रहा हूँ कंफ्यूज नहीं होना, 4 का अक्सर लोग 9 बिंदु वाला लगाए होंगे, तो स्टेन स्कोर इसका 10 बिंदु हो जाएगा। बुक में जाकर मिलाइए, मेरी बात विश्वास मत कीजिएगा। अगला प्रश्न है जेट स्कोर का प्रसार है, तो 5 का सही जवाब हो जाएगा सी, -3 सिग्मा से, स्मॉल सिग्मा से +3 सिग्मा तक। या 2020 में प्रश्न आया है और मैंने टेस्ट में भी लिखा था, इसका रखा था, तो आप लोग परेशान मत होना, ये सारे प्रश्न बहुत सिंपल हैं, आप लोग निश्चित रूप से सही किए होंगे। अगला प्रश्न है आकलन छात्रों के अधिगम एवं विकास का व्यवस्थित आधार पर अनुमान है या कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 का सी, इरविन। इसको भी हम लोग कर चुके हैं, तो 6 का सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है आकलन का क्षेत्र है शोध, भविष्यवाणी, उपलब्धि, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 का, हम लोग कर भी चुके हैं। बुक में भी 30 पेज पे आप ठाकुर पब्लिकेशन जाकर देख लीजिएगा, अगर संदेह हो तो। इसका सही जवाब हो जाएगा 7 का डी। उपलब्धि तो अक्सर लोग जानते होंगे, आप देखेंगे तो वहाँ अनुसंधान है, अनुसंधान का मतलब ही होता है रिसर्च, शोध, और भविष्यवाणी भी है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना ना। इसका सही जवाब है डी सभी। मैंने कहा भी था जब 100% अंक कैसे प्राप्त करें, संदेह हो तो सभी मार दीजिएगा, तो मैक्सिमम प्रश्न सही होने की संभावना बढ़ जाती है। तो 7 का सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है 8 का माप किन्हीं निश्चित स्वीकृति नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है या कथन किसका है? तो 8 का सही जवाब है ए, स्टीवेंस। अगला प्रश्न है 9 आकलन की विशेषताएं हैं, 9 का सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है विद्यालयी स्तर पर शैक्षिक आकलन का महत्व है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 11 का किसका क्षेत्र सीमित होता है? प्रश्न थोड़ा से लग रहा है पानी इसमें चला गया, जो भी हो, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, टेस्ट में भी मैंने रखा था, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, मापन। किसका क्षेत्र सीमित होता है? तो सी, मापन का। 11 का सी। 12 का सही जवाब है, बहुत ही सिंपल, मैंने थ्योरी देखा था 2 यूनिट तक, जो लोग थ्योरी देख के गए होंगे बहुत ही अच्छे प्रश्न हुए होंगे। तो उसको थ्योरी में हम लोग किए थे, किस मापनी में सभी गणितीय प्रक्रियाएं प्रयुक्त होती हैं? तो इसका सही जवाब 12 का हो जाएगा ए, अनुपात में। कंफ्यूज नहीं होना, रेशियो में। अगला प्रश्न है मूल्यांकन का प्रथम सोपान है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 का सी, उद्देश्य का निर्धारण। किसी प्रश्न पर संदेह हो तो आप बताना, कमेंट सेक्शन में बताना, देखेंगे फिर से। हालांकि बुक से मिलाया गया है, कई जगह से स्रोत लिया गया है, गूगल से भी लिया गया है, तो उम्मीद है कि सही होगा। कुछ प्रश्न 2-3 प्रश्न या 1-2 प्रश्न संदेह होगा, और इतने प्रश्न थे कि आप सिंपल करिए, टफ वाले में पीछे क्यों पड़े हैं। कौन मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का सी, विस्थापन। अगला प्रश्न है कौन मापन स्केल का प्रकार नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का डी, मूल्यांकित। आप लोग ध्यान देंगे, नामित, क्रमित, अंतराल और अनुपात, ये चारों जो थे मापन स्केल के प्रकार थे। तो आप लोग बहुत सिंपल प्रश्न था, थ्योरी भी देखे होंगे, वैसे टेस्ट में भी हम लोग रखे थे इसको। अधिकतर शैक्षिक मनोवैज्ञानिक परीक्षण सम्मिलित होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 का सी, आंतरिक में। अगला प्रश्न है कौन सा उच्च स्तर का मापनीय है? इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का डी, अनुपात। बार बार हम लोग टेस्ट में एक बार नहीं कई बार कर चुके हैं, कौन सा उच्च स्तर का मापनीय है? तो अनुपात। इसमें गलत नहीं होना चाहिए, ऐसे लोग अगर गलत करके आ रहे हो तो इसका मतलब फिर आप टेस्ट सही से दिए नहीं और तैयारी नहीं किए थे। अगला प्रश्न है एक विद्यार्थी ने गणित में 50 अंक प्राप्त किया, या उदाहरण है, तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 18 का। मैंने टेस्ट में भी रखा, मॉडल पेपर में भी दिया है संजय में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, मापन। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। एक विद्यार्थी ने गणित में 50 अंक प्राप्त किया, क्या उदाहरण है मापन का। मैंने बताया था अगर गणित में प्रथम स्थान प्राप्त करता तो क्या हो जाता? मूल्यांकन। क्लास में पहला स्थान प्राप्त करता है तो मूल्यांकन। और किसी चीज़ कीमत लग जाए, एक बुक 50 रुपये में है तो मूल्यांकन हो गया, क्यों? मूल्य दे दिया गया। लेकिन गणित में या किसी सब्जेक्ट में अंक प्राप्त कर रहा है तो क्या हो जाएगा? मापन। कंफ्यूज नहीं होना, किसी बहकावे में नहीं आना। अगर आप 50 अंक प्राप्त किए तो इसका मतलब मापन, लेकिन गणित में प्रथम स्थान प्राप्त करते तो मूल्यांकन होता है। इसको वैल्यू नहीं है, मतलब 50 अंक प्राप्त किए हो। इसका सही जवाब हो जाएगा 18 का ए, मापन। अगला प्रश्न है
मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि अच्छा या वांछनीय को मानकर चला जाता है या किसका कथन है? तो 19 का सही जवाब हो जाएगा ए, रेमर्स एंड गेज। हम लोग इसको टेस्ट में भी रख चुके हैं, प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न है मूल निर्णय संबंधित है, इसका सही जवाब हो जाएगा 20 का सी, मूल्यांकन। अगला प्रश्न है किस मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु होता है? कई बार इसको हम लोग किए, जब थ्योरी देख रहे तब भी, ऐसे प्रैक्टिस सेट में भी 3 बार कर चुके हैं, गलत होने की संभावना ही नहीं है। 21 का सही जवाब है बी, अनुपात। किस मापनी में शून्य बिंदु होता है? तो अनुपात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे री एग्जाम में भी आ चुके हैं, तो आप लोग गलत नहीं होने चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, अनुपात। मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ, अगर आपके 40 प्रश्न से कम सही हैं तो निश्चित रूप से आप सही से ध्यान नहीं दिए होगे। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके कितने अंक सही हुए। और जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, वो 50 प्रश्न सही कर सकते हैं, 100%, कोई संदेह ही नहीं है। मुझे तकलीफ हो रहा होगा अगर किसी का अब भी पास नहीं होता है, तो उम्मीद करते हैं सभी लोग पास हो जाएंगे। बहुत अच्छे अंक आप लोगों के आएंगे, पास तो छोड़ो, आप लोग बहुत अच्छे अंक आएंगे। 90% से कम आएंगे ही नहीं, 45 से कम प्रश्न सही होने ही नहीं चाहिए। इतने सरल प्रश्न थे। मूल्यांकन एक सतत एवं व्यवस्थित प्रक्रिया है, इसका सही जवाब हो जाएगा ए, व्यवस्थित प्रक्रिया है। 22 का सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है थर्मामीटर का उदाहरण आकलन की किस मापनी से है? अनगिनत बार कर चुके हैं इसको हम लोग, टेस्ट में, री एग्जाम में भी आ चुका है, तो 23 का सही जवाब हो जाएगा सी, अंतराल। कई बार हम लोग कर चुके हैं, प्रश्न आया है री एग्जाम में भी। मापन होता है मूल्यांकन से पहले, 24 का सही जवाब हो जाएगा ए, री एग्जाम 2020-21 में आ चुका है। मैंने बार बार कहा, मेरी वीडियो को देखो, प्रश्न रिपीट किया है, एकदम सिंपल प्रश्न। मूल्यांकन से पहले मापन होता है। अगला प्रश्न है कौन सा आकलन उपकरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 का डी, उपरोक्त सभी। कौन सा आकलन उपकरण है? अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, तीनों। अगला प्रश्न है कौन सा आकलन का गुणात्मक उपकरण है? इसका सही जवाब हो जाएगा 26 का डी, अवलोकन। अगला प्रश्न है, इसे हिंदी में समझ में आया तो आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हो, इसलिए मैंने रखा, इसलिए छोटा थोड़ा हो रहा है। ये जो भेजा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये शालिनी जी भेजी हैं, फिरोजाबाद की हैं, बहुत ज़्यादा मेरा हेल्प करती रहती हैं। शायद इन्हीं की देन है कि आज मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है और इतना ग्रोथ कर रहा है। इन्हीं के डिसीजन और निर्णय से मैंने काम किया, नहीं तो मैं पढ़ा ही नहीं रहा था ज़्यादा, बीएड तो नॉर्मली चल रहा था। तो बहुत बहुत धन्यवाद इन्हें। अगला प्रश्न है 27, कौन सी तकनीक सामाजिक गत्यात्मकता को मापने हेतु सर्वोत्तम है? इसका सही जवाब है 27 का बी, समाज मिति। अगला प्रश्न है परीक्षण की किन प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव पुस्तक के लेखक हैं, हम लोग थ्योरी में देखे थे, यूनिट 2 का है ये, गलत नहीं होना चाहिए। तो 29 का सही जवाब हो जाएगा ए, ब्लूम। बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं ब्लूम महोदय। अगला प्रश्न है उद्देश्य, शैक्षिक उद्देश्यों में कितने क्षेत्र आते हैं? अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे, जो उद्देश्य, शैक्षिक उद्देश्य पढ़ रहे थे, तो वहाँ आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पर 3 मिल जा रहा है। ध्यान रखना आप लोग कि 3 मिल जा रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं ये मॉडल पेपर में देखेंगे तो 4 दे रहा है। तो हम लोग बुक को मान के चलेंगे 3। शैक्षिक उद्देश्यों में कितने क्षेत्र आते हैं? तो 3। आप लोग ध्यान रखना, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। अभी तो यही मान के चल रहे हैं, बाद में देखेंगे, हो सकता है कि मॉडल पेपर वाला कैसे भी हो, लेकिन 3 मान के चलेंगे। तो 30 का बी। अगला प्रश्न है संज्ञानात्मक क्षेत्र का सर्वोच्च स्तर का उद्देश्य कौन सा है? संज्ञानात्मक क्षेत्र का सर्वोच्च स्तर का उद्देश्य कौन है? तो 31 का सही जवाब हो जाएगा डी, मूल्यांकन। आप लोग ध्यान रखना, इसमें पूछा है संज्ञानात्मक। मैंने बताया संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक क्षेत्र होता है। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र जो होता है उसमें ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन होता है। तो सबसे लास्ट में मूल्यांकन होता है और ये सर्वोच्च स्तर होता है। ज्ञान जो होता है सबसे निम्न होता है। तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना, मैं थ्योरी में भी पढ़ा चुका हूँ, तो जो लोग देखे होंगे 100% सही रहेगा उनका। अगला प्रश्न है रुचि उद्देश्य संबंधित है, तो 32 का सही जवाब हो जाएगा बी, भावनात्मक उद्देश्य से। अगला प्रश्न है ब्लूप्रिंट चार्ट में निम्न होते हैं, तो 33 का सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है
निम्न में से कौन एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है? 34 का सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ध्यान रखना, कई बार, एक बार नहीं कई बार टेस्ट में रख चुका हूं, तो प्रश्न गलत होना ही नहीं चाहिए। ये सारे सरल प्रश्न हैं, जो लोग नहीं देख के गए होंगे, मैं विश्वास दिलाता हूं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे आप टेस्ट। और फिर से कह रहा हूं, जो आपके भाई दोस्त यार बीएड कर रहे होंगे आगरा यूनिवर्सिटी से या किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप उन्हें मेरे चैनल का लिंक दीजिए, बताइए मेरे बारे में, क्योंकि मैं थ्योरी शुरू करूंगा। जो मेंस में सब्जेक्टिव होगा तो भी, ऑब्जेक्टिव होगा तो भी, ऐसे ही। और बहुत अच्छे अंक आपके दोस्तों के आएंगे, तो उन्हें बताइए कि मेरा चैनल फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और आप लोग शेयर कीजिए प्लीज़। हम्बली रिक्वेस्ट है, बहुत ही मेहनत करना पड़ता है प्रश्न आंसर ढूंढने के लिए, तो आप लोगों से मैं इतना उम्मीद करता हूं कि आप इतना हेल्प कीजिए, लोगों को सजेस्ट कीजिए मेरे चैनल को। क्रियात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को दिया था, तो साथियों उसका सही जवाब हो जाएगा 35 का सी, सिम्पसन महोदय। ध्यान रखना, ये बहुत ही सिंपल हम लोग थ्योरी में कर चुके हैं। जो क्रियात्मक क्षेत्र है, जो ज्ञानात्मक क्षेत्र हो बीएस ब्लूम, भावात्मक क्षेत्र को क्राथवाल, और क्रियात्मक उद्देश्य को सिम्पसन महोदय ने दिया था। हम लोग थ्योरी में अच्छे से पढ़ चुके हैं, कोई संदेह ही नहीं है इसमें। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सर्वोच्च स्तर का कौन सा है? हम लोग उसको कर चुके हैं, ऊपर हो गया प्रश्न। निम्न में से अच्छे आकलन सही है, क्रियात्मक क्षेत्र का उद्देश्य था, ये तो सिम्पसन हो गया। अगला प्रश्न, हाँ ये अगला प्रश्न है 36, बहुविकल्पी प्रश्न एमसीक्यू आधारित है। री एग्जाम में ये आ चुका है प्रश्न, ध्यान रखना आप लोग, बहुविकल्पी प्रश्न आधारित है। इसका सही जवाब हो जाएगा 36 का ए, प्रत्यास्मरण। गलत नहीं होना चाहिए, आप लोग ध्यान रखना। बहुविकल्पी प्रश्न एमसीक्यू आधारित होता है प्रत्यास्मरण, रिकॉल पर। आप लोग प्रश्न पढ़ के जाया करें, ये प्रश्न आया हुआ है, टेस्ट में भी मैंने रखा था। सामग्री का अर्थ को समझना मूल रूप से कहलाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, बोध। आप लोग ध्यान रखना, ये एग्जाम 2021 में वार्षिकी में आ चुका है, और ये पेज 37 जो है, ये प्रश्न 21 में आ चुका है, और ये जो 37, तो आप लोग ध्यान रखना, जो सामग्री के अर्थ को समझना मूल रूप से कहलाता है बोध, ये पेज 74 पेज ठाकुर पब्लिकेशन में दिया है। जान भी कहीं कहीं आपको लगेगा हो गया है, लेकिन साफ शब्दों में देखोगे तो बुक में है, अर्थ ग्रहण करने की क्षमता ही बोध कहलाती है। ध्यान रखना, इसके अंतर्गत निम्न 3 भाग आते हैं, अनुवाद करना, व्याख्या करना, उल्लेख करना। तो ये सामग्री के अर्थ को समझना क्या कहलाता है? बोध। इसका सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 38 का, अनुदेशन के अंत में उपलब्धि का आकलन करना है। 38 का सही जवाब हो जाएगा बी, योगात्मक आकलन। अगला प्रश्न है, पद विश्लेषण किया जाता है। 39 का सही जवाब हो जाएगा डी, सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शैक्षिक उद्देश्यों का शारीरिक क्षमता से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, क्रियात्मक। टेस्ट में हम लोग कर चुके हैं ऐसे प्रश्नों को, बहुत ज़्यादा प्रश्न है जो हम लोग टेस्ट में खुद किए थे, तो आप लोग देख के जाना चाहिए था आप लोगों को। अब उम्मीद करते हैं आप देख के गए होंगे। ब्लूप्रिंट को जाना जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा 41 का ए, कार्यशैली सूचक। ब्लूप्रिंट को जाना जाता है कार्यशैली सूचक। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ पदों की रचना में प्रश्नों की संरचना आधारित होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 42 का सी, प्रत्यास्मरण और पहचान दोनों। अगला प्रश्न है, कौन सा उद्देश्य संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? ध्यान रखना, मैं बहुत ज़्यादा इस तक टेस्ट में रखा था और कहता था कि नहीं शब्द आ जाए तो आप लोग होशियार हो जाना। तो 43 का सही जवाब हो जाएगा, 43 का सही जवाब है बी, अवमूल्यन। कौन सा उद्देश्य संज्ञानात्मक पक्ष का नहीं है? तो आप लोग ध्यान रखना, ज्ञानात्मक पक्ष अभी मैंने बताया भी, और अनुप्रयोग मूल्यांकन ये ज्ञानात्मक पक्ष के हैं, और जो अवमूल्यन है, ध्यान रखना, अवमूल्यन या भावात्मक पक्ष का है। मैं ब्लूम के अनुसार अधिगम के उद्देश्य उसी की बात कर रहा हूँ, यूनिट 2 से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आया हुआ है। तो अवमूल्यन जो है ये भावनात्मक पक्ष का है, बाकी तीनों जो हैं ये ज्ञानात्मक पक्ष के हैं। तो अगला प्रश्न है, ये भी आप देखेंगे तो बुक में आपको मिल जाएगा 72 पेज पर ठाकुर पब्लिकेशन में। उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधियाँ हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 44 का डी, उपरोक्त सभी। बहुत ही महत्वपूर्ण थे, हमने इसको थ्योरी में देखा था। अगला प्रश्न है, प्रश्नावली के प्रकार होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 45 का डी। टेस्ट में भी रखे थे और हम लोग थ्योरी में भी इसको देखे थे, तो आप लोग विश्वास तो आपको हो ही गया होगा। एक दिन हम एक जरूर वीडियो बनाएंगे जिसमें ये दिखाएंगे कितना प्रश्न आया था, और प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे। तो आप टेस्ट कीजिए, जो लोग नहीं देखे थे, जो लोग देखे होंगे उनको बताने की जरूरत नहीं है। बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आए थे,
बहुत क्या मैक्सिमम इतने प्रश्न आए, बार बार कह रहा हूँ आपके 80 अंक आने चाहिए। अगर आपके 80 अंक आते हैं, अगर आपका बैक लगा है इसका मतलब 32 से कम था, 80 आते इसका मतलब 50 आपका अंक बढ़ जाएगा। 50 बढ़ने का मतलब आपका 3 गुना अर्थात 150 अंक बढ़ जाएगा। ध्यान रखना, एक प्रश्न एक अंक बढ़ने पर आपके 3 अंक मतलब 2 अंक और बढ़ते हैं। तो अगर आपके 150 अंक बढ़ जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपके करीब 12% भारांश बढ़ जाएगा प्राइमरी में। ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। 12% भारांश मतलब बहुत ज़्यादा होता है। तो ये परसेंटेज वैल्यू रखता है। परसेंटेज आप लोग अच्छे से बनाएं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मूर्त अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, इसे किसने परिभाषित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 46 का बी, टर्मन। अगला प्रश्न है, बुद्धिलब्धि का सूत्र है, अनगिनत बार टेस्ट में रखा, और जो गलत कर दिया होगा तो फिर अपने आप को माफ नहीं करना, ध्यान रखना, एक दिन खाना नहीं खाना। बुद्धिलब्धि का सूत्र होता है, मैंने बार बार कहा, MA/CA × 100। ए इसका सही जवाब है, MA/CA × 100। प्रश्न भी आता है और इस तरह फार्मूला भी, यही नहीं यूपी टेस्ट सीटेट में भी पूछेगा। अगला प्रश्न है, मानसिक आयु की अवधारणा सर्वप्रथम दिया था? तो 48 का सही जवाब हो जाएगा बिने महोदय ने मानसिक आयु की अवधारणा सर्वप्रथम दी थी। 1912 में किसने बुद्धि परीक्षण का भारतीय अनुकूलन परीक्षण तैयार किया? तो साथियों ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा 49 का ए, राइस। लेकिन 1912 में नहीं है, ध्यान रखना, ये 1922 में बुक में दिया है। हो सकता है मेरे बुक में गलत हो, लेकिन मेरे जो बुक है उसमें 1922 में दिया है, प्रथम राइस महोदय ने किया। 1912 में तो बहुत पहले वो भारत में नहीं था, तो 1922 में पहली बार राइस महोदय ने किया। तो हो सकता है कभी प्रश्न ये कुछ मिस्टेक हो जाता है, जो भी हो, लेकिन यही चलेंगे। बाकी और लोग जो थे जलोटा थे 1963 में, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होना। अगला प्रश्न है, आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण है? तो 50 का सही जवाब हो जाएगा सी, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण। ये मॉडल पेपर में भी दिया है संजय में, बहुत आसानी से हम लोग टेस्ट में भी रखे थे, तो आपको गलत नहीं होना चाहिए ए भी। अगला प्रश्न है, प्रश्न देखिए, ये थोड़ा सा धूमिल हो गया है, मैं इसको पढ़ देता हूँ। यदि किसी विद्यार्थी की वास्तविक आयु 10 वर्ष और मानसिक आयु 13 वर्ष है तो बुद्धिलब्धि है? ध्यान रखना, ये सेम सवाल एक बार नहीं, 2 बार 3 बार मैंने सॉल्व किया है, सेम, इसमें अंक भी नहीं चेंज किया है। 13 भी था, उसमें भी 10 भी था, और हमने सेम टू सेम कई बार हल भी किया है। तो ध्यान रखना, तो ये प्रश्न आपके गलत ही नहीं होने चाहिए। यदि किसी विद्यार्थी की वास्तविक आयु 10 वर्ष और मानसिक आयु 13 वर्ष है तो उसकी बुद्धिलब्ध होगी। तो आई के बराबर क्या होता है? MA/CA, मैंने जस्ट बताया, MA/CA × 100। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मानसिक आयु दिया हुआ है, मानसिक आयु कितनी है? 13, और वास्तविक आयु कितनी है? 10 वर्ष, × 100 कर दीजिए, यहाँ 0 से 0 काट दीजिए, बराबर हो जाएगा 13 × 10, बराबर क्या हो जाएगा? 130। तो आपका आंसर कितना कौन सा हो जाएगा? बी, 130। बहुत ही सिंपल प्रश्न। MA/CA फार्मूला भी पूछा, सवाल भी पूछा। सोचिए, 2 प्रश्न सही होने का मतलब 16 दूनी 32, आपके 3 अंक, और 3 अंक बढ़ने का मतलब आपके 9 अंक बढ़ गए, लगभग 10 अंक बढ़ गए। तो ये नॉर्मल चीज़ नहीं, एक भारांश बढ़ गया। तो इस तरह से मैं बार बार इसलिए कहता हूँ, अच्छे से ध्यान दीजिए आप लोग। ये प्रश्न सेम टू सेम उठा दिया, मैं टेस्ट में रखा था इसको, अंक भी नहीं चेंज किया। प्रक्षेपी तकनीकी व्यक्ति के मन का मापन करती है? इसका सही जवाब हो जाएगा 52 का सी, 52 का सी, अचेतन मन को। ध्यान रखना, अचेतन मन को। कौन सा परीक्षण भविष्य की योग्यता का मापन करने के लिए बनाया जाता है? 53, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, व्यक्तित्व परीक्षण। अब लोग परेशान नहीं होना, बहुत ही सिंपल प्रश्न था, कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। बुद्ध के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक है? यूपी टेट में भी आया था, ये जो रद्द हो गया उसमें भी, तो मैंने कहा भी था और रखा भी हूँ टेस्ट में। तो 54 का सही जवाब हो जाएगा बी, थॉर्नडाइक। बुद्ध के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक महोदय। प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, सब टेस्ट में रखा था मैंने। व्यक्तित्व के व्यवहार की एक समग्र विशेषता, व्यक्तित्व के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है या कथन किसका है? तो 55 का सही जवाब हो जाएगा बी, वुडवर्थ। 55 का सही जवाब है बी, टेस्ट मैंने रखा था इसको भी। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? 56 का सही जवाब हो जाएगा 56 का ए, फ्रायड। इसको सिगमंड फ्रायड कहते हैं। व्यक्ति के मनोविश्लेषण, आप ध्यान रखना, साइकोलॉजी जो होता है, मनोविश्लेषण सिद्धांत बहुत ही फेमस है। सिगमंड फ्रायड महोदय बहुत ही फेमस हैं,
मनोविश्लेषण सिद्धांत इन्होंने दिया था, गलत नहीं होना चाहिए। यूपी टेट सी टेट हर एग्जाम में पूछता है, तो 56 का सही जवाब है ए। मैंने इसलिए कहा था यूपी टेट सी टेट का भी क्वेश्चन थोड़ा देख के जाइए, हालांकि मैंने इसको टेस्ट में भी रखा था, तो गलत होने की संभावना ही नहीं है, आप लोग निश्चित रूप से सही किए होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति के प्रक्षेपी तकनीकी के अंतर्गत आती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 57 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, ये मॉडल पेपर में भी था और मैं टेस्ट में भी रखा था, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण विकसित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 58 का डी, मॉर्गन और मुरे। प्रश्न आया हुआ है, ध्यान रखना, मैंने कहा था प्रीवियसली प्रश्न देख के जाना आप लोग। कौन सा सृजनकता की विशेषता नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 59 का बी, दृढ़ता, मौलिकता है, प्रभाव भी होना चाहिए, लचीलापन भी होना चाहिए। मैं टेस्ट में इसको रखा था और आप लोग देखे भी होंगे, टेस्ट दिए भी होंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग टेस्ट दिए होंगे, बहुत अच्छे आपके अंक आएंगे। मैं अंक छोड़िए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि 100% अंक आने चाहिए, 100%, क्योंकि आप लोग इतने एक्टिव थे। सृजनकता परीक्षण का पिता किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 60 का ए, टॉरेंस। टेस्ट में रखे थे इसे भी। अगला प्रश्न है, बॉकर मेहदी ने परीक्षण का विकास किया? इसका सही जवाब हो जाएगा 61 का सी, सृजनक परीक्षण। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण में मुख्य रूप से आकलन किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 62 का बी, छात्रों द्वारा प्राप्त ज्ञान का। अगला प्रश्न है, कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार परीक्षण का दोष है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 63 का बी, विचार अभिव्यक्ति की कमी। अगर विचार अभिव्यक्ति की, आप ध्यान रखना, किसी भी एजुकेशन में अगर जहां भी आप बॉन्ड लगाओगे तुरंत वो दोष या निगेटिव पॉइंट आ जाएगा। तो कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण का दोष है? तो ये सही है, विचार अभिव्यक्ति की कमी। विश्वसनीयता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, वैधता भी होती है, क्योंकि वस्तुनिष्ठता में आंसर एक ही रहता है। तो तीनों पॉइंट सही है, लेकिन बी, विचार अभिव्यक्ति की कमी, लॉक ऑफ थ्रो एक्सप्रेशन, ये गलत है, दोष है। तो ये सही हो जाएगा, 63 का बी सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है, कौन सा निबंधात्मक प्रकार का प्रश्न नहीं है? मैं कई बार इसको कर चुका हूँ टेस्ट में। विश्लेषण, विवेचनात्मक, आलोचनात्मक, सरल प्रत्यास्मरण। सही जवाब हो जाएगा 64 का डी। निबंध जो होता है उसमें विश्लेषण कर सकते हो, विवेचना भी कर सकते हो, अपना डिस्कशन पॉजिटिव निगेटिव सब बता सकते हो। आलोचनात्मक अर्थात निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ भी आप सही पॉइंट बता सकते हो। इसका निबंध का प्रकार नहीं है, सरल सिंपल रिकॉल नहीं है। 64 का डी। अगला प्रश्न है, बुद्ध का त्रिविमीय मॉडल दिया था? 65 का सही जवाब हो जाएगा ए, गिलफोर्ड महोदय। ये भी हम लोग टेस्ट में कर चुके हैं, मॉडल पेपर में दिया है संजय में। ध्यान रखना आप लोग, मैं बार बार कह रहा था कि मॉडल पेपर जरूर पढ़ के जाइएगा। जब बताया था कि 100% कैसे प्राप्त करें, तो बुक नोट बनाइए, मॉडल पेपर पढ़ के जाइए। ये सारी चीज़ें तो प्रीवियस ईयर के पेपर 3 लोग देख के गए होते तो 100% आपके 80 अंक आएंगे। वैधता के प्रकार में सम्मिलित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 66 का सही जवाब डी, उपरोक्त सभी तीनों है। अगला प्रश्न है, वैधता वह सीमा है जिस सीमा तक परीक्षण वही मापता है जिसके लिए इसका निर्माण किया गया है। यह कथन किसका है? 67 का सही जवाब हो जाएगा ए, कौन वेग। 67 का सही जवाब ए। अगला प्रश्न है, बेमेल को खोजिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 68 का ए, विश्वसनीयता परीक्षण, पुनः परीक्षण ये नहीं होता है, क्योंकि विश्वसनीय अगर है, रिवेलिटी है, तो फिर बार बार टेस्ट क्यों करेंगे। मानक से आयु, वैधता, स्थिर, केंद्रीय, प्रवृत्ति, मध्यमान। मध्यमान में 3 है, आपको पता ही होगा, बहुलक, माध्यिका और मध्यमान। तो वो भी सही है। अगला प्रश्न है 69, स्थिरता। इसका हम लोगों ने देखा था बेमेल वाला, ये सही जवाब है इसका। अगला प्रश्न है, स्थिरता गुणांक मापन है होता है? तो इसका सही जवाब है 69 का सी, समतुल्य प्रारूप। अगला प्रश्न है 70, विश्वसनीयता गुणांक के परिकलन हेतु कौन सा स्पीयरमैन ब्राउज प्रोफेसी सूत्र प्रयुक्त होता है? साथियों, इसका सही जवाब इसमें है ही नहीं। आप लोग ध्यान रखना, जो 70 है इसका फार्मूला जो पूछ रहा है ये 2r/1+r होता है। ध्यान रखना, विश्वसनीयता गुणांक के परिकलन हेतु कौन सा स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी सूत्र प्रयुक्त होता है? तो इसका सही जवाब है 2r/1
प्लस आर, जो इसमें दिया ही नहीं है, तो ये चारों गलत है। लेकिन निश्चित रूप से प्रश्न हटना चाहिए। अगर आपने इसे टिक किया है तो आप एप्लीकेशन दे सकते हो यूनिवर्सिटी से, ये प्रश्न के नंबर आपको मिल जाएंगे, या फिर वो हटा देगा। तो ये प्रश्न 100% गलत है। अगर आप मेरे बात पे नहीं विश्वास है तो ठाकुर पब्लिकेशन बुक में जाकर देख लीजिएगा, 162 पेज पर है ये, ध्यान रखना 162 पेज पर यह दिया गया है। यूनिट 4 में ये प्रश्न जो है यूनिट 4 का है, तो वहाँ पर आप देखेंगे तो जो मेरे बुक में है 164 पेज पे 162 पेज पर है, आप देख सकते हैं। हो सकता है आपकी बुक नहीं हो, मेरी ओल्ड है थोड़ा सा, तो बस यूनिट 4 में आप आसानी से मिल जाएगा, फार्मूला दिया हुआ है 2r/1 + r, इसका फार्मूला है। ये प्रश्न इसमें गलत है। अगला प्रश्न है, एक घड़ी हमेशा 10 मिनट विलंब होती है तो यह हो सकती है। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा 71 का सी। जब एक घड़ी हमेशा 10 मिनट विलंब होती है तो वैध भी है, फिक्स हो गया, विश्वसनीय भी रहेगा। अगर कुछ लोग हैं मेरे परिचित में जो 10 मिनट हमेशा आगे रखते हैं घड़ी को, कोई घड़ी है उसे 10 मिनट हमेशा आगे रखते हैं, जैसे जल्दी से चले जाएं, तो विश्वास हो जाता है कि हाँ 10 मिनट आगे, मतलब टाइम मान के चलते हैं और वैध बना लेते हैं कि हाँ ये ठीक है, जब भी जाना था उसी को मान लेते हैं। तो किसी चीज़ को अगर आप फिक्स कर लेते हो तो वैध भी हो जाता है, विश्वसनीय भी हो जाता है। या फिर आप 10 मिनट लेट कर लीजिए जिससे हमें जल्दी ना पहुँचे, जल्दी जा रहे हो तो, हालांकि ज़्यादातर लोग लेट नहीं करते, पहले कर लेते हैं जिससे जल्दी पहुँचे, तो वैध और विश्वसनीय दोनों है। अगला प्रश्न है, विश्वसनीयता गुणांक होती है, तो 72 का सही जवाब है ए, सदैव धनात्मक। विश्वसनीयता गुणांक सदैव धनात्मक। अगला प्रश्न है, एक मानकीकृत परीक्षण में निश्चित होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 73 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक उत्तम आकलन परीक्षण की विशेषताएं हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 74 का डी, उत्तम आकलन परीक्षण विशेषता, विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुता, तीनों। ये प्रश्न आप देखो ऊपर भी आ चुका है, थोड़ा सा घुमा के, तो प्रश्न रिपीट किया है। जब यूपी टेट में प्रश्न रिपीट कर देता है तो क्या करोगे? नॉर्मल है, यदि एक परीक्षण विश्वसनीय है तो वह है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों 75 का। ध्यान रखना, टेस्ट में मैंने रखा था, ये वैध और अवैध दोनों हो सकता है। यदि एक परीक्षण विश्वसनीय है तो वह वैध और अवैध दोनों हो सकता है। कोई परीक्षण अगर विश्वसनीय हो गया, टेस्ट हो गया, तो क्या 100% वो हमेशा वैध ही रहेगा? भाई कभी कभी कितना भी हो एक्यूरेसी नहीं आ सकती, तो अवैध भी हो सकता था, गलत भी हो सकता है। लेकिन अगर वैध है, अगर आप वैध लेकर चलते हो, ट्रेबिलिटी मतलब वो जो है उसे विश्वसनीय होना चाहिए। जो गुणांक होता है शासनबंद गुणांक, उससे जुड़ा होता है वैध हमेशा। तो इसलिए यदि एक परीक्षण विश्वसनीय है तो वह वैध और अवैध दोनों हो सकता है, कन्फ्यूज नहीं होना। अगला प्रश्न है 75 का, आप ध्यान रखना, परेशान नहीं होना। 75 में सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मानकों के प्रकार हैं 76 का, इसका सही जवाब है डी, सभी। आयु मानक, ग्रेड मानक, शतांशी मानक। अभी 3-4 दिन पहले एग्जाम से मैंने इसको टेस्ट में रखा था, तो गलत नहीं होनी चाहिए। यदि किसी परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले कारक हैं साथियों 77 का, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। बुक में 77, बुक में 160 पेज पे, ध्यान रखना 160 पेज पे, यूनिट 4 ही 160 पेज पर दिया गया है। किसी परीक्षण की विशिष्टता को प्रभावित करने वाले कारक, लंबाई आसानी से मिल जाएगी, सजीवता भी है, कठिनाई स्तर भी है। अगर विशिष्टता प्रभावित कठिनाई स्तर ज़्यादा है, बहुत कठिन पेपर है, तो विशिष्टता तो लोग कम हो जाता है, पता नहीं सही है कि नहीं सही हो, भाई नहीं उसको पता रहेगा कैसे होगा। तो इसका सही जवाब होगा डी, सभी होगा। अगर जो लोग डी किए हैं 100% कह रहा हूँ प्रश्न सही उनका, क्योंकि बुक में आप मुझ पर टेस्ट मत कीजिए। 77 प्रश्न है, 160 पेज पे, मैं बुक की बात कर रहा हूँ, ठाकुर पब्लिकेशन मेरे पास है। जब भी मैं बात करूँ बुक ठाकुर पब्लिकेशन की बात कर रहा हूँ, तो 160 पेज पे जाइए। अगर जिसका पुरानी होगी नहीं होगी, हो सकता है 1 पेज आगे पीछे, यूनिट 4 है, उसमें आपको मिल जाएगा। MCQ में गलत विकल्प होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 78 का ए, विचलित करने वाले। गलत प्रश्न अगर दे दिया तो आदमी विचलित हो जाता है। तो अगला प्रश्न है, मिलान प्रश्नों में कितने स्तंभ होते हैं? ध्यान रखना, मैंने कहा था पेपर देख के जाना। वार्षिकी 2021 का जो पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न आ चुका है, मिलान करने प्रश्नों में कितने स्तंभ होते हैं। अगर कहता है प्रश्न मिलान कीजिए, तो जाहिर सी बात है, अगर एक तरफ हमारे देश की राजधानी भारत है तो दूसरी तरफ क्या होगा, नई दिल्ली होगी, और तीसरी तरफ चाइना है तो इसकी राजधानी होगी, इजराइल है तो इसकी राजधानी होगी, रूस है तो इसकी राजधानी होगी। तो कितने स्तंभ होते हैं? 2। तो ध्यान रखना, एक तरफ अगर देश का नाम है तो दूसरी तरफ उसकी राजधानी, तो 2 स्तंभ होते हैं मिलान प्रश्नों में। अगर आप अक्सर एग्जाम में देखेंगे तो 2 स्तंभ, बहुत आसान था। इसका सही जवाब हो जाएगा 79 का ए, 2 स्तंभ होते हैं। आप परेशान नहीं होना, बहुत ही सिंपल प्रश्न था। निश्चित रूप से अगर आप देख के गए होंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एग्जाम में आ चुका है प्रश्न।
2021 में किस परीक्षण में छात्र के प्रदर्शन की तुलना स्पष्ट रूप से परिभाषित अधिगमों कार्यों में की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 80 का ए, मानक संदर्भित परीक्षण। अगला प्रश्न है परंपरागत आकलन प्रणाली है, तो इसका सही जवाब हो रहा है 81 का सी, शिक्षक केंद्रित। परंपरागत प्रणाली आकलन प्रणाली जो है शिक्षक केंद्रित आकलन। आपको पता होगा जो ट्रेडिशनल होता है ये चीज़, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है। CGPA का पूरा नाम है, यह प्रश्न 2020 वार्षिकी में आ चुका है। तो जो लोग मैंने कहा था 2020-21 वार्षिकी 2021 री एग्जाम तीनों देख के जाना, तो 100% मैं इसी बार कह रहा हूँ कि 100 अंक आने चाहिए, 80 अंक आने चाहिए। क्यों भाई, जो 50 प्रश्न तो आपके रिपीट ही किए हैं बहुत ज़्यादा, और मेरे टेस्ट से मिले हुए हैं 50 से ज़्यादा। तो CGPA का पूरा नाम है, इसका सही जवाब हो जाएगा ए, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। अगला प्रश्न है इसका सही जवाब 82 का क्या था, ए। और ये जो अगला प्रश्न है ग्रेडिंग प्रक्रिया के संबंध में 83 का, ग्रेडिंग प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान रखना, सत्य नहीं है। तो 83 का सही जवाब हो जाएगा डी, ग्रेडिंग आकलन की परंपरागत विधि। इसको टेस्ट में 2-3 दिन पहले ही मैंने रखा था एग्जाम से, तो गलत नहीं होना चाहिए। तो 83 का सही जवाब हो जाएगा डी। 84 किस प्रकार के परीक्षण में पद विश्लेषण आवश्यक होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 84 का सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है हमारे स्कूलों में अधिकतर परीक्षण प्रयुक्त होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 85 का सी, उपलब्धि परीक्षण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से केंद्रीय सांख्यिकी का मापक नहीं है, निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। तो 86 का सही जवाब हो जाएगा सी, मानक विचलन। मैंने पहले बताया मध्यमान, माध्यिका, बहुलक तीनों हैं, और मानक विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति जो सांख्यिकी था, पांचवा चैप्टर। बहुत ही प्रश्न री एग्जाम 2020-21 में भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा था, और इसमें भी पूछा है। तो मैंने कहा भी था कि प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है, किसी ने मुझसे पूछा भी, और मैं बार बार कह रहा था कि 2-3 यूनिट आप कम से कम तैयार करके जाइए, पहला, दूसरा और पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट था। इसका सही जवाब 86 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब मध्यमान और माध्यांक के अंक ज्ञात हो तो बहुलांक होगा। टेस्ट में भी रखे थे और 2020 में प्रश्न आया हुआ है। तो 87 का सही जवाब हो जाएगा सी। बहुलांक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर मोड बराबर क्या होता है? 3 माध्यिका -2 माध्यांक। तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 88 का 2, 5, 8, 10, 15 इन संख्याओं का मध्यमान ज्ञात कीजिए। मैं अक्सर मध्यमान, माध्यिका, बहुलक से सवाल रखता था, मैं बोला भी था सवाल जरूर आएगी, और देखिए सवाल आया है। तो 88 का आप लोग बता सकते हैं क्या होगा? तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। मध्यमान बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग अपान पदों की संख्या। इसमें आप संख्या करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 + 5 + 8 + 10 + 15 अपान कितनी संख्या? 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिवाइड कर दीजिए। तो अगर आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? ये पूरा 40 में 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 8। इसका सही जवाब हो जाएगा बी। तो 88 का सही जवाब हो जाएगा बी। बहुत ही सिंपल था। कई बार मैं आपको ये भी बता दूं कि ये मेरे टेस्ट में पेपर रखा गया है, इसलिए कि ये सब आए हुए प्रश्न हैं, और ये सेम टू सेम अंक भी बदला ही नहीं। सोचिए, तो जो अभी 2 प्रश्न हो गया ऐसे जो सेम टू सेम अंक दे दिया है, तो जो लोग मेरे टेस्ट दिए होंगे बहुत अच्छे अंक। और आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है क्या प्रश्न आ सकता है, कहाँ से पकड़ा जाता है। तो वार्षिक में भी जो अभी, चाहे वार्षिक में कैसे भी प्रश्न हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, अगर ऑब्जेक्टिव हुआ तो 100% अंक आपको लाने के मैं विश्वास दिलाता हूँ। जो लोग अच्छे से मेहनत करेंगे, सब्जेक्टिव हुआ तब भी बहुत अच्छे अंक आपके आएंगे। तो आप लोग ध्यान रखना, अपने दोस्तों को, भाइयों को, जो भी आपकी बहनें या कोई भी बीएड कर रहा है, तो उन्हें सजेस्ट कीजिए इस चैनल को। अगला प्रश्न है किसी अंक वितरण में वह मान जिनकी आवृत्ति सर्वाधिक हो बहुलक कहलाता है, किसने परिभाषित किया? 89 का सही जवाब हो जाएगा सी, गिलफोर्ड। टेस्ट में मैंने रखा था, ध्यान रखना, टेस्ट में मैंने रखा था, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। आप लोग जो जुड़े थे देख सकते हैं। इन संख्याओं का 8, 10, 13, 15, 9, 7, 12 माध्यांक अर्थात माध्यिका पूछ रहा है। तो साथियों, मैं माध्यिका इस तरह से बहुत ज़्यादा आपको हल करा चुका था। तो आप देखेंगे तो माध्यांक अर्थात माध्यिका बराबर क्या होता है? ये पद कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जब विषम पद हो तो क्या होता है? n+1 अपान 2वां पद। तो इसमें क्या हो जाएगा? आप ध्यान दीजिए इसको। तो आप इसको 7 है, 7 + 1 अपान 2 अर्थात 8 अपान 2। क्या हो जाएगा? चौथा
पद, तो पहले क्या करोगे आपको इसको आरोही या अवरोही क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते हुए, अवरोही मतलब घटते हुए, तो इसको क्रम में आप सजा लीजिए। आरोही क्रम में आप सजाओगे तो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा पहले 7, उसके बाद 8, फिर 9, फिर 10, फिर 12, फिर 13, फिर 15। तो इसमें कौन सा आता है, चौथा पद। तो 1 2 3 4, चौथा पद कौन सा है, 10। बहुत सिंपल है। मैंने कहा था सम और विषम दोनों आपको बताया था। मुझे बताया था कि सम रहता तो थोड़ा बड़ा है, क्योंकि n अपान 1वां पद, n प्लस 1वां पद, n अपान 1वां पद, और प्लस n अपान 2 प्लस 1वां पद। अच्छा मान लो 10 है तो 10वां, 5वां और 6वां पद अपान 2 उसका 1वां पद कर दो। तो इस तरह से थोड़ा टफ होता है, तो सम वाला नहीं आएगा, विषम वाला ही आएगा। तो विषम वाला आया है, तो पहले आप इन पदों को 7 प्रश्न है, 7 + 1 अपान 2 कर दो, अर्थात चौथा पद, और उसको अरोही अवरोही में सजा लीजिए। तो बहुत ही सिंपल था प्रश्न इसका। तो सही जवाब इसका हो जाएगा क्या, बी। 90 का सही जवाब हो जाएगा बी। निश्चित रूप से आप लोग सही किए होंगे और आप लोगों के सही प्रश्न हुए होंगे। विचलनशीलता का सर्वोत्तम मापक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। मानक विचलन सबसे सर्वोत्तम मापक है विचलनशीलता का। अगला प्रश्न है, आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना मध्यमान विचलन का, ध्यान रखना। निम्नलिखित 92 है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति सर्वाधिक अस्थायित्व है रखता है। ध्यान रखना, इसको टेस्ट में हम लोग रख चुके हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 92 का बी, मध्यमान। कई बार बोल चुका था, मध्यमान सबसे अस्थायी होता है केंद्र प्रवृत्ति में, सांख्यिकी में, तो गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है 93, निम्नांकित संख्याओं का मानक विचलन क्या है। 93 इसका मानक विचलन क्या है। इस तरह के प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं। आप थ्योरी में देखेंगे तो बीच में भी एक बार हम लोगों ने कहीं पीछे आगे कुछ किया है इस तरह से, मैं कहा भी था आप हल कर लीजिएगा। तो 93 हम लोग देख लेते हैं कैसे आया था। तो मानक विचलन जो होता है, इसका सूत्र होता है √d², ध्यान रखना, d² अपान n, पदों की संख्या, माइनस कोष्टक के अंदर सिग्मा d अपान n पूरे का स्क्वायर। ध्यान रखना पूरा जो है अंडर रूट है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, मानक विचलन बराबर d² अपान n माइनस कोष्टक के अंदर सिग्मा d अपान n पूरे का वर्ग। तो अब यहाँ पर देखिए d² क्या है, तो आप ध्यान रखना इसको पहले क्रम में सजा लो, 1 2 3 4 5। ये क्या हो गया, ये आपका d हो गया। ध्यान रखना ये आपका d हो गया। तो इसे जोड़ेंगे तो आप जब इसे जोड़ लेंगे कितना आएगा, 15 आएगा। लेकिन जो d² निकालना हमें कैसे निकालना है, इसका d² कैसे निकालना है मित्रों, तो इसका 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा, 2 का वर्ग करेंगे 4, 3 का वर्ग करेंगे 9, 4 का वर्ग करेंगे 16, 5 का वर्ग करेंगे 25। तो ये d² है। अब इसे जो जोड़ देंगे 55 आ गया। ये क्या हो गया, d² हो गया, और ये क्या हो गया d। अब जो मैंने फार्मूला बताया था उसमें आप मान रख दीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा, मैंने फार्मूला बताया था d² यहाँ क्या आया है 55 अपान कितनी संख्या है 5, माइनस कोष्टक के अंदर d सिग्मा d कितना था यहाँ पर 15, हम लोग निकाले थे 15 था, अपान 5, वर्ग कितना है 2 वर्ग है। अब कोष्टक के अंदर ये क्या हो जाएगा, 11 × 5 = 55, यहाँ 11 कर दीजिए, माइनस पंक्तियाँ 15 कर दो, पंक्तियाँ अगर इसे काट दोगे 3 आएगा, 3 को वर्ग करोगे कितना हो जाएगा 9। अब इसे हल करेंगे तो अंडर रूट कितना हो गया 2। तो इसका आंसर यही दिया हुआ है, इसका आंसर सही हो जाएगा बी 2। ठीक है, 93 का सही जवाब है बी, 93 का बी √2। टी प्राप्तांक के प्रयोग का सुझाव दिया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 94 का डी, 94 का डी मैकॉल। ये प्रश्न आ चुका है और ये री एग्जाम 2020-21 में भी आया था। मैंने कहा था आप पेपर देख के जाना, अगर आप देख के गए होंगे, आप लोग देख के ही गए होंगे, मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे हैं। साथ संबंध गुणांक ज्ञात करने की विधियां हैं। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 95 का, 95 का सही जवाब है दोनों, ए और बी दोनों, कोट अंतर्विद और गुण अगुणविद दोनों हो जाएगा। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। साथ संबंध गुणांक ज्ञात करने की विधियां 95 का 376 जो मेरी बुक है ठाकुर पब्लिकेशन, इसमें यूनिट 5 सॉरी मतलब ये क्या, हाँ यूनिट 5 सांख्यिकी में जो मानक स्कोर, जेट स्कोर, टी स्कोर, स्टेनाइन था, इसमें जो सहसंबंध गुणांक था आप ध्यान दिए होंगे, मैंने पहले भी कहा था देख के जाना। तो इसमें आपको दिया है मेरे बुक में 376, आप लोग जो भी होगा आगे पीछे एक पेज होगा, तो यूनिट 5 सांख्यिकी में देख लीजिएगा, उसमें दोनों दिया है, कोट अंतर्विद और गुण अगुणविद दोनों। सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की विधि क्या है, सी, दोनों है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। सहसंबंध गुणांक का प्रसार है, री एग्जाम में भी आ चुका है और मेरे टेस्ट में भी कई बार, एक बार नहीं कई बार रखा था। 96 का सही जवाब हो जाएगा 96 का ए, -1 से +1 तक सहसंबंध गुणांक का
प्रसार होता है। कोट अंतर्विध के प्रवर्तक हैं, ध्यान रखना 97 का बी। स्पीयरमैन कोट अंतर्विध के प्रवर्तक हैं 97 से बी। यदि आप लोग यूनिट 5 देख के गए होंगे, मुझे लगता है कि तब भी पास हो जाएंगे, एक यूनिट से इतने प्रश्न वहाँ से आ चुका है, क्योंकि मैथ भी वहाँ से आई है, प्रश्न भी आए हैं तो बहुत ज़्यादा। अगर पूरा अगर देखे होंगे उसमें जो भी 3-4 पार्ट हैं। 98 गुणन आघूर्ण विधि के का प्रतिपादक है, गुणन आघूर्ण विधि का प्रतिपादक है। तो 98 का सही जवाब हो जाएगा सी, कार्ल पियर्सन। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न रिपीट किया है और मैंने रखा भी था टेस्ट में। कोट अंतर्विधि का सही सूत्र है, जबकि मैं लिख नहीं पा रहा था सही से, फिर भी इसे रखा क्योंकि मुझे लग रहा था इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो कोट अंतर्विधि का सही सूत्र है 99 का ए, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपान एन, कोष्टक के अंदर एन स्क्वायर -1। अगला प्रश्न है 100, यदि x बराबर 70, m बराबर 50, सिग्मा बराबर 10 तो z का मान है। यह प्रश्न भी हम लोग हल कर चुके हैं टेस्ट में, ध्यान रखना गलत नहीं होना चाहिए आपके, अगर गलत होते हैं तो बहुत ही तकलीफ हमें होगी। तो z बराबर क्या होता है प्रिय साथियों, x - m अपान सिग्मा। तो यहाँ पर x कितना दिया है 70 माइनस m 50 अपान सिग्मा कितना है 10। तो 70 में 50 गए कितना हो जाएगा 20/10। अगर आप भाग देंगे कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, तो +2 आ रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 100 का सी, +2। तो साथियों यह था आज का पेपर जो 10 मार्च को हुआ था, असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के लिए आकलन। उम्मीद करते हैं आप लोगों के बहुत अच्छे अंक आएंगे। सच में मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के बहुत अच्छे पेपर हुए होंगे और मैं विश्वास करता हूं, ट्रस्ट कीजिए, इतना सिंपल पेपर था, मुझे लग रहा है कि आप लोग 80 अंक प्राप्त कर सकते हैं। और जो 80 अंक प्राप्त कर लिया होगा 100% प्राइमरी में उसको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि लगभग 12% भारांश उसका बढ़ जा रहा है। ये नॉर्मल चीज़ें नहीं है, इतना अच्छा था। तो आप लोग बहुत अच्छे से सीरियस होकर एग्जाम दिए होंगे, जिस तरह से आप लोग देख रहे थे। निश्चित रूप से आप लोग बहुत अच्छे अंक आएंगे। उम्मीद करते हैं सभी लोग 40% से ऊपर अर्थात 80% से ऊपर, 64 अंक से ऊपर। अगर 64 अंक भी लाते हैं, अगर आपके यहाँ पर 32 नहीं थे, इसका मतलब 32 अंक बढ़ जा रहा था, 30 चाहे 90, लगभग 96 अंक बढ़ जाएगा। तो करीब तब भी 7-8% आपका भारांश बढ़ जा रहा है, तो ये कम नहीं है। आप लोग कितने प्रश्न सही हुए हैं जरूर बताइएगा प्लीज़, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़कर PDF प्राप्त कर सकते हैं। न्यूज़पेपर या जॉब से संबंधित कोई सूचना चाहिए तो व्हाट्सएप से ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी लोग तक पहुँचे। और चैनल में फिर कह रहा हूँ आप लोगों को, आप लोगों को अपना साथ यहीं तक नहीं है कि आप री एग्जाम दिए पास हो गए तो छूट जाएगा। यूपी टेट, सी टेट की भी हम लोग तैयारी करेंगे, सुपर टेट का भी करेंगे। साथ साथ आप बने रहिए, क्योंकि आपके भाई बंधु जो भी बीएड कर रहे हैं उनको बताइए इस चैनल के बारे में। हम थ्योरी देखते रहेंगे, आप लोग ही हमारे विश्वास और हमारे सहयोगी हैं, क्योंकि आपके कहने पर ही हम लोग शुरू किए हैं। तो बड़ा लगाव हो गया इस बीच में, आप लोग दूर मत जाना, चैनल से जुड़े रहना और शेयर करते रहना। प्लीज़ आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए कम से कम, क्योंकि वहाँ न्यू चैनल डालता हूँ। तो आप लोग अगर हो सके तो अपना नाम बता देंगे तो हम ज्वाइन कर लेंगे। स्टेटस भी लगाता रहता हूँ, कुछ चीज़ें वहाँ पर नहीं डालता हूँ ग्रुप में, इसलिए क्योंकि बच्चों को बुरा लगता है। तो जो कुछ चीज़ें काम की रहती हैं जॉब से और न्यूज़पेपर, वो मैं डाल देता हूँ ग्रुप में। और जो चीज़ें स्टेटस भी लगाता रहता हूँ जो काम की चीज़ें रहती हैं, और टेलीग्राम पर मैं भेज दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग देखिएगा और बताइएगा जरूर कितने आपके सही हुए हैं, क्योंकि 40 से ऊपर होने चाहिए। मुझे बहुत खुशी होगी मेरे साथ जो टेस्ट दिए हैं आपके गलत नहीं होने चाहिए। मैं फिर कह दे रहा हूँ, एक आध प्रश्न हो सकता है संदेह हो तो आप लोग बताना, प्लीज़ बताना जरूर, क्योंकि मैं चेक कर लूँगा आपका जो भी रहेगा। आप लोग ही तो मुझे मार्गदर्शन करते रहे हमेशा, तो इसमें गलत और सही की बात कहाँ होती, सब लोग अपने परिवार जैसे हो। तो इसमें ये नहीं है कि कैसे क्या हो गया, तो सब कुछ ठीक है। गलत भी होता है तो हम उसे सुधार लेंगे, इसमें कोई बुराई या बेइज्जती की बात नहीं है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितने लोग एग्जाम दिए हैं, क्योंकि सभी लोग अपने ग्रुप पे शेयर कीजिए, अपने कॉलेज में शेयर कीजिए। बहुत ही ऑथेंटिक आंसर है, मैं बता रहा हूँ। हो सकता है एक आध प्रश्न गलत हो, नहीं तो गलत होगा नहीं, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं अपलोड कर पाया जल्दी। कई लोग थे जो 203 भी दे रहे थे, तो उनके लिए प्रश्न बनाना था, सारा दिन चला जाता प्रश्न लिखने में और ढूंढने में। और 204 का भी देना था, इसलिए देर हो गई थी, बहुत ज़्यादा आप लोग दबाव डाल रहे थे, तो इसलिए आज देना पड़ा। और अभी भी बता रहा हूँ, सारा दिन जा रहा है, सारा दिन चला गया है ढूंढने में, हर चीज़ों में। कोशिश करेंगे, प्रश्न मैंने कोशिश किया सही मेरा रहे, 100% सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक आध प्रश्न कम भी सही होगा तो क्या हो जाएगा, आपको 50 प्रश्न ही तो करना था, तो आपको 80% अंक आने चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, आपके 80% अंक आने चाहिए, इससे कम आएगा तो याद रखना मुझे बहुत तकलीफ होगी। और आप लोग कितने प्रश्न सही हुआ जरूर बताइए, प्लीज़ जरूर बताइएगा। और आप लोग अपना ख्याल रखिए, आप लोग रिजल्ट आएगा तो बताइएगा कितना % बढ़ गया है। और कई बच्चे ऐसे मैं देखा हूँ रिजल्ट
रजिस्ट्रेशन नंबर बेब रजिस्ट्रेशन नहीं उनके मार्कशीट में चढ़ा है तो आप लोग प्लीज़ अपने कॉलेज से जाइए और बेब रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अगर मार्कशीट नहीं चढ़ रहा बेब रजिस्ट्रेशन तो आपका अनवैलिड मानी जाएगी। बेब रजिस्ट्रेशन आप जरूर चढ़वा लीजिएगा, वहाँ पर रहता है बेब रजिस्ट्रेशन नंबर जो बेब रजिस्ट्रेशन होता है। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एक बार और कह रहा हूँ, आपको बुरा जरूर लगेगा बट प्लीज़ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत मेहनत से बनाया हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। आप लोग प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। आप लोग बहुत ही अमूल्य हैं हमारे लिए। अब जुड़े रहिएगा प्लीज़। धन्यवाद प्लीज़ साथियों अगेन।